डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th गणित का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह शुरू कर रहे हैं। बच्चों, ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, चैप्टर का नाम है आव्यूह। बच्चों, आव्यूह होता क्या है? आव्यूह कुछ संख्याओं का व्यवस्थीकरण है, या आप कह सकते हैं कि कुछ संख्याओं का अरेंजमेंट है। मान लीजिए कुछ संख्याएं आपको दी हुई हैं, लिखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बच्चों, ये कुछ संख्याएं इस प्रकार से लिखी हुई हैं और इनका व्यवस्थीकरण हमने क्या हुआ है। और अगर आप इनको एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं तो यह एक आव्यूह में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों, यहाँ पर ये जो पहली पंक्ति लिखी हुई है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी। बच्चों, ये जो लेटी हुई लाइन है, इनको हम बोलते हैं पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। बच्चों, या फिर आप इसको रो फर्स्ट बोल सकते हैं, इसको आप रो सेकंड बोल सकते हैं और इसको आप रो थर्ड बोल सकते हैं। उसी प्रकार बच्चों, ये जो खड़ी हुई लाइन है, इसको आप स्तंभ बोलते हैं, या फिर आप इनको कॉलम फर्स्ट या फिर कॉलम सेकंड या फिर कॉलम थर्ड बोल सकते हैं। बच्चों, ये पहली वाली जो स्तंभ है इसको हम कॉलम फर्स्ट, दूसरे वाले स्तंभ को कॉलम सेकंड और तीसरे वाले स्तंभ को हम कॉलम थर्ड कहते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों, ये बेसिक आपको आव्यूह किसको कहा जाता है ये मैंने आपको समझाया। चलिए बच्चों, अब हम आव्यूह चैप्टर पर आते हैं। तो देखिए बच्चों, आज मैंने आपके लिए पहली जो हेडिंग ली है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में जो पहला टॉपिक है वो है आव्यूह की कोटि। तो बच्चों, आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं, सबसे पहले आज हम ये समझेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आव्यूह की कोटि किसे कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि बच्चों मान लीजिए कोई आव्यूह दिया हुआ है आपको, एक आव्यूह दिया हुआ है आपको 2, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है बच्चों, ये आपको एक आव्यूह दिया हुआ है। बच्चों, अगर कोई आव्यूह आपको दिया गया है और आपसे पूछा जाता है कि उस आव्यूह की कोटि बताइए कि उस आव्यूह की कोटि क्या होगी बच्चों। ठीक है, तो उस आव्यूह की कोटि हम किस प्रकार से निकालेंगे, आज हम आप लोगों को ये बताएंगे। बच्चों, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो पहली वाली पंक्ति होती है इसको हम रो फर्स्ट कहते हैं, इसको हम रो सेकंड कहते हैं और इसको हम रो थर्ड कहते हैं बच्चों। उसी प्रकार से ये जो आपकी खड़ी हुई स्तंभ दिए हुए हैं इसको हम स्तंभ बोलते हैं, या फिर आप इनको कॉलम फर्स्ट या कॉलम सेकंड और इसको आप कॉलम थर्ड कहते हैं बच्चों। अगर किसी सवाल में आपको आव्यूह की कोटि पूछी गई है तो आप आव्यूह की कोटि किस प्रकार बताएंगे बच्चों। अगर आपको आव्यूह की कोटि बतानी है तो आपको लिखना होगा आव्यूह की कोटि
बराबर होती है बच्चों पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। देखिए, अगर आपको आव्यूह की कोटि निकालनी है तो आव्यूह की कोटि का जो एक छोटा सा सूत्र है वो आव्यूह की कोटि बराबर होती है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, जिसको आप m इंटू n के रूप में भी लिख सकते हैं। बच्चों, ये जो आव्यूह मैंने आपके सामने बनाया है, अगर आपको इस आव्यूह की कोटि बतानी है तो आप किस प्रकार बताएंगे? तो बच्चों, जैसा कि सूत्र में लिखा हुआ है कि पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, तो सबसे पहले आप जो पंक्तियां लिखी हुई है, जो लेटी हुई लाइनें हैं, इनको हम पंक्ति बोलते हैं बच्चों। तो ये पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो आप देखिए पंक्ति 1 मतलब रो फर्स्ट, रो सेकेंड और रो थर्ड। तो यहाँ पंक्तियों की जो संख्या है आपकी वो 3 है, ठीक है, गुणा का निशान। और यहाँ जो कॉलम है आपके, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, यहाँ कॉलमों की संख्या जो है आपकी वो भी 3 दी हुई है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आव्यूह की कोटि बताइए, तो बच्चों यहाँ पर इस आव्यूह की जो कोटि होगी वो 3 गुणा 3 होगी। और अगर कोई आपसे इस आव्यूह में अवयवों की संख्या पूछता है कि इस आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है, तो बच्चों अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 3 9। तो अवयवों की जो संख्या होगी यहाँ पर, अवयवों की संख्या बराबर यहाँ पर 9 होगी बच्चों, ठीक है। बच्चों, अब आव्यूह की कोटि, अगर आप किसी भी सवाल में अगर आपसे कोई भी आव्यूह की कोटि पूछता है तो आपको उसके पहले आपको उसकी पंक्तियों की संख्या देखनी है, फिर आपको उसके कॉलमों की संख्या देखनी है, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और देकर बताता हूं। जिस प्रकार से मान लीजिए कोई आपको दिया हुआ है कि एक आव्यूह आपको दिया गया है, मान लीजिए ये दिया गया है कि 2 6 7 5 4 2, इस प्रकार से ये एक आपका आव्यूह लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इस आव्यूह की कोटि बतानी है तो आप इस आव्यूह की कोटि किस प्रकार बताएंगे? तो बच्चों, आपको जैसा कि मैंने बताया है कि आपको पहले यहाँ पर पंक्तियों की संख्या गिननी है और फिर यहाँ पर इसके स्तंभों की संख्या को गिनना है। तो यहाँ पंक्तियों की जो संख्या है वो है पंक्ति, यहाँ पर जो पंक्तियों की संख्या है वो 1 2 और 3 है। यहाँ पर पंक्ति 1, पंक्ति 2 और पंक्ति 3। और इसी प्रकार यहाँ पर जो कॉलम आपको दिए गए हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार जो इस आव्यूह की जो कोटि होगी वो होगी आपकी 3 गुणा 2, क्योंकि यहाँ पर पंक्तियों की जो संख्या है वो 3 है और कॉलमों की जो संख्या है, स्तंभों की जो संख्या है वो यहाँ पर 2 है। तो इस प्रकार से आप किसी भी आव्यूह की कोटि बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए, अब आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो पहला जो सवाल दिया गया है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 फैक्ट्रियों फर्स्ट सेकंड थर्ड में पुरुषों तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए। बच्चों, यहाँ पर 3 फैक्ट्रियां दी गई हैं और उन 3 फैक्ट्रियों में महिला कर्मी और पुरुष कर्मियों की संख्या आपको दी गई है। पहली फैक्ट्री में पुरुष जो हैं वो 30 हैं और महिलाएं 25 हैं। दूसरी फैक्ट्री में पुरुष 25 हैं, महिलाएं 31 हैं। तीसरी फैक्ट्री में पुरुष 27 और महिलाएं 26 हैं। लिखा हुआ है कि उपयुक्त सूचना को एक 3 गुणा 2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। मतलब ये जो सवाल दिया गया है
फैक्ट्रियों में जो पुरुष और महिलाओं की संख्या दी गई है, इस सवाल को हमें एक अवयव के रूप में परिवर्तित करना है। और लिखा हुआ है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको एक अवयव के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो जब आप इसको अवयव के रूप में परिवर्तित करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ये देखिए बच्चों। सबसे पहले आपको इसको एक अवयव के रूप में लिखना है। तो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर आपको जो अवयव बनाना है वो 3 गुणा 2 का बनाना है। मतलब पंक्तियों की संख्या 3 होनी चाहिए और स्तंभों की संख्या 2 होनी चाहिए। तो देखिए आप जिस प्रकार से आपको बुक में दिया हुआ है कि यहाँ पर पंक्तियों की जो संख्या है वो 3 है। देखिए आप 1, 2 और 3, और स्तंभों की संख्या है वो आपकी फर्स्ट और सेकंड। तो आप जिस प्रकार से ये बुक में लिखा हुआ है आप उसको उसी प्रकार से लिख देंगे। तो आप लिखेंगे 30, 25, 27 और 25, 31 और 26। तो बच्चों इस प्रकार से ये आपका एक अवयव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे क्या कहा है उसने। और अगर आपसे इसकी कोटि पूछी जाए तो इसकी कोटि होगी 3 गुणा 2। तो बच्चों इसको हमने अवयव के रूप में परिवर्तित कर दिया है और उसकी कोटि है 3 गुणा 2। बच्चों अब आगे लिखा हुआ है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट कर रही हैं, ये आपको बताना है। तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब आप सेकंड पार्ट का आंसर लिखेंगे। तो बच्चों आपको यहाँ पर जो सवाल दिया गया है ये आपको इस प्रकार दिया गया है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुरुष कर्मियों और महिला कर्मियों की संख्याओं के बारे में बताया गया है कि किस फैक्ट्री में कितने पुरुष कर्मी हैं और कितनी महिला कर्मी हैं। तो देखिए बच्चों आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टियां फैक्ट्री थर्ड कारखाने में महिला कर्मी की संख्या प्रकट करती हैं। बच्चों ये इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको दोबारा समझा दूं, यहाँ पर 3 फैक्ट्रियां दी गई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और वहां पर पुरुष कर्मियों की और महिला कर्मियों की संख्या दी हुई थी और आपको एक अवयव के रूप में परिवर्तित करना था और उस अवयव की जो कोटि होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 3 गुणा 2 की। तो जो पुरुष कर्मी और महिला कर्मियों की जो संख्या दी हुई थी मैंने उसको एक अवयव के रूप में परिवर्तित किया है और उसकी कोटि 3 गुणा 2 है। और फिर आगे लिखा हुआ था कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टियों को प्रकट करती हैं। तो तीसरी पंक्ति क्या प्रकट करती हैं आपको ये बताना था। तो मैंने लिखा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टियां हैं कारखाने थर्ड में महिला कर्मियों की संख्या को प्रकट करती हैं। चलिए बच्चों अब पहले एग्जाम्पल के बाद दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए बच्चों अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो उनकी संभव कोटियां क्या होंगी, ये हमको यहाँ पर बताना है।
तो चलिए बच्चों, इस सवाल को किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा मैं ये आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, यहाँ पर अभी मैं आपको बता चुका हूं, जो अवयवों की संख्या होती है वो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पर अवयवों की जो संख्या दी हुई है वो आपको 8 दी हुई है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि यदि किसी अवयव में अवयव की कोटि m गुणा n है तो इसमें mn अवयव होते हैं। हम उन सभी अवयवों, या फिर आप लिख सकते हैं कि अवयवों या क्रमिक युग्मों को ज्ञात करेंगे जिनका गुणनफल 8 हो। तो बच्चों, यहाँ पर अवयवियों की संख्या जो दी गई है वो 8 दी गई है। तो आपको लिखना यह है कि यदि किसी अवयव में कोटि m गुणा n है तो उसमें mn अवयव होंगे। हम उन सभी अवयवों को या क्रमिक युग्मों को ज्ञात करेंगे जिनका गुणनफल 8 हो, क्योंकि बच्चों जो कोटि होती है वो पंक्ति और जो स्तंभ होते हैं उनकी संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। तो आप जो क्रमिक युग्म निकालेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे ये आप देखिए बच्चों। तो सबसे पहले आपको वो क्रमिक युग्म निकालने होंगे, तो आप लिखेंगे अतः सभी संभव क्रमिक युग्म 1 गुणा 8, 8 गुणा 1, 2,4 और 4,2 है। बच्चों हमने वो सभी क्रमिक युग्म लिख लिए हैं जिनका गुणनफल 8 हो सकता है। तो बच्चों यहाँ क्रमिक युग्म जो है वो 1 गुणा 1,8, 8,1, 2,4 और 4,2 है। तो आपको कोटियां निकालनी है, तो आप लिखेंगे अतः संभव कोटियां, जो संभव कोटियां होंगी आपकी वो होंगी आपकी 1 गुणा 8, 8 गुणा 1, 2 गुणा 4, 4 गुणा 2 है। तो बच्चों जो संभव कोटियां निकल कर आई हैं वो आपकी 1 गुणा 8, 8 गुणा 1, 2 गुणा 4 और 4 गुणा 2 निकल कर आई है। तो बच्चों इस प्रकार से आप सवाल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब तीसरा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है कि एक ऐसे 3 गुणा 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव a i j 1/2
मोड के अंदर 1, मोड के अंदर लिखा हुआ है आपका i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। तो हमको यहाँ पर एक आव्यूह की रचना करनी है। तो आप किस प्रकार करेंगे, देखिए सबसे पहले जो आव्यूह की रचना आपको करनी है 3 गुणा 2 कोटि की, उसको आप मान लीजिए। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि माना एक आव्यूह आपने मान लिया है A11, A12, A21, A22, A31, A32। आपने 3 गुणा 2 कोटि का एक आव्यूह अपने पास से मान लिया है बच्चों। अब हमें ये जो अवयव हमने माने हैं A11, A12, A21, A22, इन सभी अवयवों के हमको मान निकालने हैं और उन अवयवों के मान हम ये जो हमको दिया हुआ है इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे। जो प्रतिबंध हमको दिया हुआ है इस प्रतिबंध की सहायता से ज्ञात करेंगे। बच्चों आई जे का मतलब क्या है आप ये समझ लीजिए। आई जे का मतलब है जो पहला वाला नंबर है वो आई की जगह काम करेगा और दूसरा वाला जो नंबर है वो जे की जगह पर लिखा जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम इसको जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप पहला वाला जो एलिमेंट आपको दिया गया है A11 उसको फाइंड करेंगे, उसको ज्ञात करेंगे। तो आप लिखेंगे A11 आप निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1, ये जो प्रतिबंध हमको दिया हुआ है इस प्रतिबंध की जगह पर आपको आई की जगह पे भी 1 और जे की जगह पे भी 1 पुट करना है। तो ये हो जाएगा आपका आई की जगह पर 1 लिख दिया है मैंने और जे की जगह पे 1 लिख दिया है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 मोड आई की जगह पे 1 माइनस 3 और गुणा जे की जगह पर 1। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3। तो इसको आप लिखेंगे 1/2। 3 में से आप 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा और जब आप उसको मोड़ के बाहर निकालेंगे तो वो प्लस का निकल कर आएगा और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी आपकी वो 1 निकल कर आएगी बच्चों। चलिए अब पहले एलिमेंट के बाद हम दूसरा वाला एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो दूसरा आप एलिमेंट कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे A12। तो A12 का मतलब है आपको इस बार आई की जगह पर 1 लिखना है और जे की जगह पर 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 मोड 1 माइनस का 2 तिया 6। ठीक है बच्चों, 5 बचेगा आपका यहाँ से। जब आप 6 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ से आपका 5 बचेगा और वो माइनस का 5 मोड के बाहर जब आप निकालेंगे तो वो आपका प्लस का 5 हो जाएगा। तो आप इसको 5/2 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए बच्चों अब हम 21 निकाल लेते हैं। A21 का मान जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 मोड 1। यहाँ पर आपको आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर 1 लिखना है। तो आई की जगह पर आएगा आपका 2 और 3 इंटू 1। तो वो हो जाएगा आपका 1/2 और मोड के अंदर 2 माइनस 3 1 जा 3। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। 3 में से जब आप 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा और जब आप उसको मोड के बाहर निकालेंगे तो वो वहाँ पर आपका प्लस का 1 निकल कर आएगा और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आपकी निकल कर आएगी बच्चों। इसी प्रकार से अब हम A22 को निकालेंगे तो हो जाएगा आपका A22 बराबर 1/2 मोड आपको आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर 2 का इस्तेमाल करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस का 3 गुणा 2 1/2। देखिए बच्चों 2 तो ये ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और जब आप 6 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा और 4 माइनस का 4 बचेगा और जब माइनस के 4 को आप मोड़ के बाहर निकालेंगे तो यहाँ से आपका 1/2 और गुणा यहाँ पर 4 बचेगा और इस 2 से इस 4 को आप काट देंगे
तो यहाँ पर आपका ये 2 बार कटेगा, तो इसकी जो वैल्यू आपकी 2 निकल कर आएगी बच्चों। चलिए अब हम तीसरी वाले अवयव को निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा आपका A31, और A31 की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो हो जाएगी आपकी 1/2। आपको I की जगह पे 3 और J की जगह पे 1 का इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर हम I की जगह पर 3 और J की जगह पर 1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 3 माइनस 3 एकम 3। जब आप 3 की गुणा 1 से कर देंगे 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 में से 3 जब आप घटाएंगे तो वो 0 बचेगा। और बच्चों 0 की मल्टीप्लाई जब 1/2 से की जाएगी तो वो पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका 1/2 गुणा 0 बराबर वो आपका 0 निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हम एक अंतिम एलिमेंट निकालेंगे 3 2। तो उसकी वैल्यू होगी आपकी 1/2 मोड, आपको I की जगह पे 3 और J की जगह पर 2 का इस्तेमाल करना है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 गुणा 2। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 मोड 3 माइनस का 2 तिया 6। बच्चों जब आप 6 में से 3 को घटा दोगे तो माइनस का 3 बचेगा, और जब आप मोड के बाहर उसको निकालेंगे तो वो आपका प्लस का निकल कर आएगा। तो हो जाएगा 1/2 गुणा 3। तो यहाँ सर ये 3/2 निकल कर आ जाएगा। बच्चों अब जो आपने ये A11, A12, A21, A22, A31, A33 की जो वैल्यूज निकाली हैं वो सारे मान आपको जो आपने आव्यूह माना है उस आव्यूह के अंदर पुट करने हैं। तो चलिए बच्चों ये सारे मान हम आव्यूह के अंदर पुट कर देते हैं और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों देखिए किस प्रकार से किया जाएगा। तो आप लिखेंगे अतः अभिष्ट आव्यूह, जो अभिष्ट आव्यूह निकल कर आएगा आपका वो ध्यान दीजिए बच्चों। A11 की वैल्यू आपने निकाली है 1, ठीक है। A12 की वैल्यू निकाली है आपने 5/2। इसी प्रकार से यहाँ पर आपने निकाला है A21 की वैल्यू 1/2। A22 की वैल्यू जो निकाली है आपने वो 2 है। A31 की जो वैल्यू है आपकी वो 0 है, और A32 की जो वैल्यू है वो आपकी 3/2 निकल कर आई है। तो बच्चों इस प्रकार से इस सवाल का जो आंसर निकल कर आएगा वो आपका ये आव्यूह निकल कर आएगा। बच्चों चलिए अब हम तीसरे सवाल के सॉल्यूशन के बाद आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपकी बुक का जो अगला टॉपिक है वो है आव्यूह के प्रकार। बच्चों टाइप ऑफ आव्यूह क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। बच्चों टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आपको कुछ मैट्रिक्स कुछ आव्यूह आपको पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर इस चैप्टर को आप विधि पूर्वक आसान पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये आप इस आव्यूह के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। बच्चों जो टाइप ऑफ आव्यूह में जो पहला आव्यूह होता है उसको हम बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। तो बच्चों स्तंभ आव्यूह किसको बोलते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। स्तंभ आव्यूह जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है स्तंभ आव्यूह, स्तंभ मतलब जिस आव्यूह में सिर्फ और सिर्फ एक स्तंभ दिया हुआ होगा उसको हम स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। तो चलिए इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा तो मैं ये आपको बता देता हूं। तो आप लिखेंगे बच्चों कि एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह तब कहलाएगा, तब एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह तब कहलाएगा जब उसमें केवल एक स्तंभ होता है। बच्चों
एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह तब कहलाता है जब उस आव्यूह में सिर्फ और सिर्फ एक स्तंभ दिया हुआ होता है। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे आपको एक आव्यूह दिया हुआ है a बराबर लिखा हुआ है 1 2 3। तो बच्चों आप देख सकते हैं इस आव्यूह में सिर्फ और सिर्फ एक स्तंभ दिया हुआ है, इसलिए हम इसको स्तंभ आव्यूह कह। चलिए बच्चे एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक आव्यूह आपको और दिया हुआ है जो इस प्रकार से है कि उसके जो एलिमेंट हैं, उसके जो अवयव हैं वो है 0 √3 2 और 1। यहां भी आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पर भी जो हमको आव्यूह दे रखा है उसमें सिर्फ यहां पर स्तंभ दिया हुआ है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक स्तंभ दिया हुआ होगा उसको हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब स्तंभ आव्यूह के बाद दूसरा जो आव्यूह है आपका वो है पंक्ति आव्यूह, जिसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जिस प्रकार से आपने स्तंभ आव्यूह पढ़ा, स्तंभ आव्यूह में सिर्फ एक स्तंभ दिया हुआ था तो हम उसको स्तंभ आव्यूह बोलते थे। इसी प्रकार से नाम से प्रतीत हो रहा है कि नंबर 2 पे लिखा हुआ पंक्ति आव्यूह, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति दी हुई होगी उसको हम पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। तो इसको किस प्रकार से आप लिखेंगे? आप लिखेंगे कि एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो। बच्चों स्तंभ पंक्ति आव्यूह सिर्फ वही कहलाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति आपको दी गई होगी। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहां पर एक आव्यूह आपको दिया गया है और उस आव्यूह में आपको लिखा हुआ है -1/2 √5 और 2 और 3। बच्चों ये कॉमा नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति लिखी हुई है, इसलिए हम इसको पंक्ति आव्यूह की संज्ञा दे सकते हैं। चलिए, और अगर इसकी कोटि आपसे पूछा जाए तो इसकी कोटि हो जाएगी। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे पंक्ति की संख्या जो 1 है और जो कॉलमों की संख्या है वो 4 है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसकी जो कोटि होगी वो 1 × 4 होगी। ठीक है बच्चों। चलिए आपको एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ। मान लीजिए एक बी आव्यूह आपको दिया गया, वहां पर लिखा हुआ है 1 2 3। तो बच्चों यहाँ पर भी जो आव्यूह आपको दिया गया है वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति दी गई है, इसलिए हम इसको पंक्ति आव्यूह की संज्ञा दे सकते हैं। और अगर आपसे इसकी कोटि पूछा जाए तो आप इसकी कोटि कहेंगे। बच्चों पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है और फिर स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। तो यहाँ पर जो इसकी कोटि होगी वो 1 × 3 होगी, क्योंकि यहाँ पर एक पंक्ति है और 3 स्तंभ हैं, 1 2 और 3। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पंक्ति आव्यूह के बाद अब हमारा जो अगला आव्यूह है उसको हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह। तो चलिए बच्चों वर्ग आव्यूह की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक आव्यूह वर्ग आव्यूह तब कहलाएगा एक आव्यूह वर्ग आव्यूह तब कहलाएगा यदि उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों
की संख्या के बराबर हो। तो बच्चों एक वर्ग आव्यूह तब कहलाएगा, एक वर्ग आव्यूह तब कहलाएगा जब उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। तो चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक आव्यूह आपको दिया गया है ए, और जो 2, 4, √3 और 2 है। बच्चों आप देख सकते हैं इस आव्यूह में जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या के बराबर है। मतलब यहाँ पर दो ही आपके पंक्तियां दी हुई हैं, एक दो ही पंक्तियां हैं और दो ही स्तंभ हैं। तो जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है उसको हम वर्गाव्यूह बोलते हैं। बच्चों अगर इसकी कोटि आपसे पूछा जाए तो इसकी कोटि होगी 2 गुणा 2। बच्चों यहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसलिए यह वर्गाव्यूह है। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूं। मान लीजिए एक आव्यूह आपको दिया गया है बी, ठीक है, और वहां पर जो दिए गए जो एलिमेंट आपको दिए गए हैं वो है आपका 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर भी जो मैंने आव्यूह लिया है वहां उस आव्यूह में भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। आप ध्यान से देखिए यहां पर जो पंक्तियों की संख्या दी गई है वो 3 है, 1, 2, 3, और जो स्तंभों की संख्या है वो भी बराबर है, 1, 2 और 3। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसलिए हम इसको वर्गाव्यूह कहेंगे। और इसकी जो कोटि होगी वो 3 गुणा 3 होगी, क्योंकि 3 ही पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ हैं। तो बच्चों वर्गाव्यूह के बाद अब हम एक और नेक्स्ट आव्यूह पढ़ेंगे जिसका नाम है विकर्ण आव्यूह। तो चलिए बच्चों विकर्ण आव्यूह किस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं देखते हैं। तो देखिए बच्चों विकर्ण आव्यूह किसको कहते हैं कि एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह तब कहलाएगा यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। तो देखिए बच्चों एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह तब कहलाएगा यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त शेष अन्य सभी अवयव शून्य होंगे। तो चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि विकर्ण आव्यूह हम किसको कहेंगे। तो मान लीजिए जैसा कि आपको एक आव्यूह दिया गया है a इजिकल टू -1, 0, 0 और -2। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर जो आव्यूह हमको दिया गया है वो लिखा हुआ है -1, 0, 0, -2। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर विकर्ण को छोड़कर ये जो विकर्ण आपको दिया गया है ये वाला, इस विकर्ण को छोड़कर जो बाकी जो एलिमेंट हैं वो इसके शून्य हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट शून्य होंगे वो आपका विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। बच्चों एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक आव्यूह और आपका दिया गया है
और -1 0 0 0 -2 0 0 0 और 3। तो बच्चों आप देखिए एक अवयव और मैंने आपके लिए लिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। बच्चों यहाँ पर जो अवयव दिया गया है उस अवयव में भी विकर्ण को छोड़कर सारे एलिमेंट शून्य हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर सारे एलिमेंट शून्य होंगे वो आपका विकर्ण अवयव कहलाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा अगला अवयव जो है उसको हम बोलते हैं अदिश अवयव या फिर स्केलर मैट्रिक्स। तो बच्चों चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक विकर्ण अवयव यदि एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव तब कहलाएगा यदि इसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। बच्चों यहां पर डेफिनेशन लिखी है कि एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव तब कहलाएगा यदि इसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो। तो देखिए बच्चों एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। जैसे एक आपको अवयव दिया गया है a इजिकल टू, यहां पर लिखा हुआ है जैसे 1 0 0 1। तो बच्चों अदिश अवयव कुछ विकर्ण अवयव की तरह होता है, लेकिन विकर्ण अवयव और अदिश अवयव में जो अंतर है वो ये है कि यहाँ पर जो विकर्ण के जो एलिमेंट होंगे जो अवयव होंगे वो समान होंगे, लेकिन विकर्ण अवयव में एलिमेंट समान नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और बाकी सारे एलिमेंट 0 है। तो अदिश अवयव में जो विकर्ण के एलिमेंट होंगे वो सभी समान होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूं। मान लीजिए एक अवयव आपको और दिया गया है जो लिखा हुआ है आपका √3 0 0 और यहां भी 0 √3 0 0 0 और यहां पर भी आपका √3। तो बच्चों ये जो मैंने अवयव लिया है आप इस अवयव में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विकर्ण के जो एलिमेंट है वो सभी समान हैं और विकर्ण को छोड़कर जो सारे एलिमेंट है वो भी 0 हैं। तो बच्चों ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के सारे अवयव समान हो और विकर्ण के अतिरिक्त सभी एलिमेंट शून्य हो तो ऐसे अवयव को हम अदिश अवयव कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अदिश अवयव के बाद आप देखेंगे तत्समक अवयव जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। बच्चों ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके इस चैप्टर के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो और शेष अन्य सभी
अवयव शून्य होते हैं तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको बताता हूं कि एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों, मतलब विकर्ण के सारे अवयव एक होने चाहिए और शेष अन्य सभी अवयव शून्य हो, तो तत्समक अवयव कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, आई इज इक्वल टू, बच्चों आप हमेशा याद रखिए तत्समक अवयव को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए तत्समक अवयव में जो एलिमेंट दिए होंगे वो 1 0 0 1। बच्चों तत्समक अवयव में जो विकर्ण होगा हमेशा वो एक ही होगा, एक के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होंगे। जैसे आपने अदिश अवयव पढ़ा, अदिश अवयव में यहाँ पे √3 दिया हुआ था, सब एलिमेंट समान थे और बाकी सब शून्य थे। उसी प्रकार आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके जो विकर्ण के जो अवयव होंगे वो सिर्फ 1 होंगे, 1 के अलावा कोई और अवयव नहीं होगा। जैसे एक और अवयव मैं आपको बता देता हूं, जैसे i इज इक्वल टू, आपको एक दूसरा अवयव दे रखा है, मान लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि जो विकर्ण है, विकर्ण के सारे एलिमेंट जो हैं वो 1 1 दे रखे हैं आपको और बाकी सब एलिमेंट शून्य है। तो ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के सभी एलिमेंट हमेशा 1 ही रहेंगे, 1 के अलावा कोई और नहीं आएगा और उसके अतिरिक्त जो अवयव होंगे वह शून्य होंगे, ऐसे अवयव को हम तत्समक अवयव कहते हैं। चलिए बच्चों, तत्समक अवयव के बाद अब एक अंतिम अवयव हम समझ लेते हैं जिसका नाम है शून्य अवयव। तो देखिए बच्चों, ये शून्य अवयव हम किसको बोलते हैं, नाम से ही प्रतीत हो रहा है शून्य अवयव, मतलब एक ऐसा अवयव जिसके सभी एलिमेंट शून्य होंगे, शून्य अवयव कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि एक अवयव शून्य अवयव तब कहलाएगा जब उसके सभी अवयव शून्य होंगे। तो बच्चों जैसा कि आप समझ गए हैं कि एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य होंगे वो शून्य अवयव कहलाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, मान लीजिए एक अवयव आपको दिया गया है a इज इक्वल टू और इसके सारे एलिमेंट शून्य शून्य होंगे, तो वह शून्य अवयव कहलाएगा। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए आप, यहाँ पर एक अवयव मैंने आपके लिए लिया है, उसके सभी एलिमेंट भी शून्य हैं, तो ऐसा अवयव जिसके सारे एलिमेंट शून्य हो तो वह शून्य अवयव कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टाइप ऑफ अवयव आपको बताए गए हैं इनको आप जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से और इस चैप्टर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बच्चों अगर आपको ये टाइप ऑफ अवयव समझ में नहीं आए हैं तो आप वीडियो को रोककर वीडियो को पॉज कर इसको सही से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए बच्चों, अब टाइप ऑफ अवयव के बाद हम देखते हैं अवयवों की समानता, कि अवयवों की समानता क्या होती है। तो बच्चों अवयवों की समानता क्या होती है यह मैं आपको बताता हूं। बच्चों जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि अवयवों की समानता, मतलब ऐसे अवयव जिसके एलिमेंट और जिनकी कोटि समान हो तो वह समान अवयव कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए आपको दो अवयव दिए गए हैं, अवयव ए आपको दिया गया है 2
3 0 1। एक और अवयव आपको दिया गया है बी, उसके एलिमेंट है 2 0 3 1। तो बच्चों आप देख सकते हैं अवयव ए और अवयव बी, अवयव ए और अवयव बी के जो सभी एलिमेंट दिए गए हैं वो एलिमेंट एक दूसरे के समान है। तो जब दो अवयव के सभी एलिमेंट एक दूसरे के समान होंगे तो वहां पर वे अवयव समान अवयव कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आसान था, आपको जल्दी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अवयव की समानता के ऊपर ही एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 में दो मैट्रिक्स, दो अवयव आपको दिए गए हैं और वो अवयव एक दूसरे के बराबर हैं। तो बच्चों दो मैट्रिक्स आपको एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं और आपको ए बी सी एक्स वाई जेड के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब दो अवयव एक दूसरे के समान होते हैं तो उन अवयव में पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा, तीसरा तीसरे के बराबर होगा। इसी प्रकार सारे एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे। तो बच्चों चलिए अब इस सवाल कैसे सोल्व करेंगे आप देखिए। बच्चों मैंने आपको बताया कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, इस अवयव का पहला एलिमेंट इस अवयव के पहले एलिमेंट के बराबर होगा बच्चों। तो जब वो अवयव के बराबर होगा तो आपको करना यह है कि आपको इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर रखना है। तो देखिए बच्चों आप कैसे रखेंगे। तो आप लिखेंगे कि x प्लस का 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर पहला एलिमेंट x प्लस का 3 है और यहाँ पर पहला एलिमेंट 0 है, तो x प्लस का 3 बराबर होगा 0 के। तो बच्चों 0 का बराबर हमने लिख दिया है। अब आप इस प्लस के 3 को उठाकर 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये आपका प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3। तो बच्चों आप देखिए कितनी आसानी से और सरल तरीके से हमारा x का मान जो है वो माइनस का 3 निकल कर आ गया है। चलिए बच्चों अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों दूसरा किस प्रकार से निकालेंगे आप, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। तो बच्चों इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। तो आप देखिए z प्लस का 4 बराबर होगा 6 के, तो ये हो जाएगा आपका z प्लस का 4 बराबर 6, प्लस के 4 को आप उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे 6 की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस का 2। तो बच्चों देखिए z की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आपकी प्लस की 2 निकल कर आ गई है। चलिए बच्चों अब हम तीसरे एलिमेंट को इस अवयव के तीसरे एलिमेंट को इस अवयव के तीसरे एलिमेंट के बराबर हम पुट करेंगे। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 3y माइनस का 2। बच्चों जो y के एलिमेंट है उनको आप एक साइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 3 इधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस और माइनस का 7 इधर जाकर प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3y में से आप 2y माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का y बचेगा और यहाँ पर बचेगा आपका प्लस का 5। तो बच्चों आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का चिन्ह इधर चला जाएगा, तो y की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी माइनस का 5 निकल कर आएगी बच्चों। तो देखिए आप y का मान भी निकल कर आपका आ चुका है बच्चों। अब हम अन्य पदों के मान निकालेंगे। तो चलिए बच्चों अब आप अगला पद निकालेंगे। बच्चों ये माइनस का 6 माइनस 6 के बराबर है, तो यहाँ पर कोई भी ABCD का अक्षर आ नहीं रहा है तो हमें इसको बराबर नहीं रखना है। अब हम इस वाले एलिमेंट को इस वाले अवयव को इस वाले अवयव के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 3 और इस a को उठाकर आप -3 की साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 1 आपका हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी माइनस की 2 निकल कर आएगी बच्चों। तो a की वैल्यू आपकी माइनस की 2 निकल कर आ चुकी है। चलिए बच्चों अब हम c का मान निकालेंगे। हम इस c वाले अवयव को इस वाले अवयव के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2c प्लस का 2 इज इक्वल टू 0।
तो आप प्लस के 2 को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू माइनस का 2। और आपको c की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला 2 इस 2 के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2/2। और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर जो c की वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी माइनस का 1 निकल कर आ जाएगी। तो बच्चों आपने c की वैल्यू भी माइनस का 1 निकाल ली है। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की आ चुकी है और z की भी आ चुकी है और a की भी है, c की भी है। अब आपको b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बच्चों b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। b इस वाले एलिमेंट में आ रहा है तो हम इस वाले एलिमेंट को इस अवयव के इस एलिमेंट के बराबर रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका b माइनस का 3 बराबर 2b प्लस का 4। बच्चों b को आप एक साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा b माइनस का 2b इज इक्वल टू, और देखिए आपका 4 और प्लस का ये माइनस का 3 इधर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का b इज इक्वल टू प्लस का 7। तो b की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी माइनस की 7 निकल कर आएगी बच्चों। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप सभी जो एक्स वाई जेड के मान आपको निकालने थे आप उनके मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये समान वाला प्रश्न था, बहुत आसान और बहुत इजी प्रश्न था। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः ए बराबर जो मान आपका निकल कर आया है माइनस का 2 है, कोमा बी बराबर आपका माइनस का 7 और सी बराबर आपका माइनस का 1। उसी प्रकार आपका एक्स की जो वैल्यू आई है वो आपकी माइनस का 3 है, कोमा वाई की जो वैल्यू है आपकी वो माइनस का 5 है और जेड की जो वैल्यू है आपकी वो आपकी प्लस का 2 निकल कर आई है। तो बच्चों ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। बच्चों जिस प्रकार से हमने एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व किया है उसी प्रकार से हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में भी हमको दो अवयव एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं और हमको ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। तो बच्चों ये प्रश्न भी उसी प्रश्न की तरह है, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आप उस प्रश्न के मुकाबले आपको थोड़ी टफ लगेगी। तो यहां पर देखिए बच्चों पहला एलिमेंट इस अवयव का पहला एलिमेंट इस अवयव के पहले एलिमेंट के बराबर होगा। तो चलिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम यहां से 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 को हम इसके बराबर रखते हैं। तो हम इसको बच्चों समीकरण नंबर 1 लेट कर लेते हैं। उसी प्रकार से हम इस दूसरे एलिमेंट को इस दूसरे एलिमेंट के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a माइनस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 3 और ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। उसी प्रकार तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के बराबर होगा तो ये हो जाएगा 5c माइनस का d इज इक्वल टू 11, ये आपकी समीकरण नंबर 3। और चौथा एलिमेंट को हम चौथे एलिमेंट के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24 और ये समीकरण नंबर 4 आपकी हो जाएगी। बच्चों अब आपको इन चारों ही समीकरणों को सोल्व कर कर ए बी सी डी के मान निकालने हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण 1 से बच्चों देखिए समीकरण नंबर 1 क्या दे रखी है आपको, आपको लिखा हुआ है कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। आप बच्चों यहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस का b और ये 2 इधर आ जाएगा 4 माइनस b के नीचे, तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा और इसको आप समीकरण नंबर 5 मान लीजिए। बच्चों ये जो a का मान निकल कर आया है ये a का मान आप समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो यहाँ से आपका एक मान निकल कर
आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, तो ए का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए बच्चों, समीकरण नंबर 2 में ए की जगह पर 4 माइनस का बी अपॉन 2 आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस का बी अपॉन 2 माइनस का 2b इज इक्वल टू आपका माइनस का 3 हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो आपका 2 लिखा हुआ है, इस 2 का आप एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस का बी, 2 दूनी 4b, और इस 2 की गुणा इधर भी हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। बच्चों 4b और 1b 5b आपके ये हो जाएंगे, और ये 6b प्लस का 4 इधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5b इज इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है बच्चों, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो b की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 10/5, और 5 दूनी 10 ये कट जाएगा। तो यहाँ से जो b की वैल्यू निकल कर आई है आपकी वो 2 निकल कर आई है बच्चों। ठीक है, अब ये जो v की वैल्यू 2 निकल कर आई है, इस b की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 5 में रख देंगे तो हमारा a का मान निकल कर आ जाएगा। तो आपको लिखना होगा b का मान समीकरण 5 में रखने पर। तो जब b का मान आप समीकरण नंबर 5 में रखेंगे तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस b की जगह पर आ जाएगा 2 और अपॉन 2। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/2, और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर जो a की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी बच्चों, वो आपकी a की वैल्यू 1 निकल कर आएगी। तो a का जो मान होगा आपका वो 1 निकल कर आएगा। तो चलिए बच्चों, a का मान हमारा 1 निकल कर आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम समीकरण 3 और 4 की सहायता से c और d के मान निकालेंगे। तो बच्चों मैं बाकी सवाल को इधर करूंगा। तो आपको लिखना है कि समीकरण 3 से, आप समीकरण नंबर 3 से 5c माइनस डी इज इक्वल टू आपका 11 लिखा हुआ है बच्चों। आप इस d को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5c इज इक्वल टू 11 प्लस का d, और आप c की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 11 प्लस का d बटे 5 आपका हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 6 मान लीजिए। बच्चों ये जो c का मान आपने निकाला है, इस c के मान को आप समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। तो c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो बच्चे c के मान को समीकरण नंबर 4 में आप रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और c की जगह पर आ जाएगा आपका 11 प्लस d और अपॉन में 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 24 आपका हो जाएगा। बच्चों आप इस 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, और ये हो जाएगा 4d, और अपॉन में आपका ये 5 लिखा है बच्चों, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3d और इंटू 24। बच्चों आपको करना यह है, आप इस 5 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 44 प्लस 4d और 5 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी तो 5 तिया 15d इज इक्वल टू, और जब 24 की गुणा आप 5 से कर देंगे तो 24 पंजे 120 आपका हो जाएगा। बच्चों अब देखिए 4d और 15d, 4d और 15d को जब आप जोड़ देंगे तो ये आपका 19d हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा 120, और 44 को आप 120 की तरफ भेज देंगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19d इज इक्वल टू, और जब आप 120 में से 44 को घटा देंगे तो आपका 76 निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप d के साथ जो ये 19 लिखा हुआ है इसको
76 के नीचे भेज देंगे और 19 से जब आप इसको काट देंगे तो 19 चौक 76 कट जाएगा, तो डी की वैल्यू जो है आपकी वो 4 निकल कर आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपका डी का मान भी निकल कर आ चुका है। अब आप इस डी के मान को समीकरण नंबर 6 में पुट करके सी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको लिखना है डी का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका, जब डी का मान आप समीकरण नंबर 6 में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका सी इजिकल टू 11 प्लस बच्चों डी की जगह पे आपका 4 आ जाएगा, बट्टे में आपका 5, तो ये हो जाएगा 11 और 4 आपका 15 और बटे 5 और 5 तिया 15, जब आप इसको काट देंगे तो सी की जो वैल्यू है आपकी वो 3 निकल कर आ जाएगी। बच्चों आपको ए बी सी डी के मान निकालने हैं, तो आपके ए बी सी डी चारों के ही मान निकल कर आ चुके हैं। तो आप लिख सकते हैं कि अतः अभिष्ट हल, जो बच्चों आपकी एक्स की वैल्यू, जो ए की वैल्यू निकल कर आई है वो आपकी आई है 1, बी की वैल्यू आई है आपकी 2, सी की वैल्यू आई है आपकी 3 और डी की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आपकी 4 निकल कर आई है। तो बच्चों इस प्रकार से आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।